आज 19 मार्च को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मानवतावादी पार्टी की तरफ से आपका सबका स्वागत है। और मैं हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनको मंच पे आने का आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मिस्टर राम सागर गुप्ता जी, उसके बाद महासचिव जी राम बहादुर माधव जी, डॉक्टर पीसी यादव जी, श्री सौभाग्य सिंह जी, श्री देवनाथ यादव जी, श्री हरिंदर यादव जी, उसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्रीमती अंजू गुप्ता जी से, इसके बाद श्री सीमा गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण गुप्ता जी, इसके बाद है जी हमारे श्री रामवीर सिंह जी, मैं आग्रह करूंगा मानवतावादी पार्टी के महासचिव जी मिस्टर राम बहादुर माधव जी से, वे मंच का संचालन करेंगे आज की मीडिया वार्ता के लिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सागर गुप्ता जी हमारी पार्टी के संविधान का अनावरण करेंगे। उसके बाद में कुछ पेश ये देखिएगा उल्टा सीधा तो नहीं होगा। इधर आ जाओ, पास में आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर देखिए सर। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी अमर शहीदों के विचारों और बलिदानों से प्रेरित होकर के गठन की गई है और अमर शहीदों के सपनों को साकार करने, मानवतावाद के सिद्धांतों पर भारत के संविधान को पूर्ण रूप से निष्पक्ष पूरे देश में लागू करने का संकल्प लिया है और सरकार बनने पर देश के सभी लोगों को एक समान जरूरत पूर्ति का नीतियां बनाई है। और पार्टी का जो पहचान है, हम सब मेहनतकश आवाम की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है और पहचान हमारी पार्टी के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीदों का पहचान है। हमारे देश में बड़े विडंबना है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि पैसे से सबकी औकात देखी जाती है, पैसे से सबकी पहचान आंकी जाती है। इसलिए हमारी पार्टी हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, विचारधाराएं हैं, उन सबों से अलग विचार रखती है, उन सबों से अलग पहचान रखती है और उन सबों से अलग अपना संकल्प रखती है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र, हमारी पार्टी का कार्यक्रम, हमारी पार्टी का उद्देश्य आप सभी मीडिया के साथियों को प्रेस विज्ञप्ति में के साथ
दिया गया है। मोटे तौर पर जो हमारी पार्टी पावर में आएगी तो जो हमारे देश के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा जो हमारे देश का अन्नदाता किसान है, वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें उनकी एमएसपी गारंटी की कानून नहीं बना रही हैं। हमारी पार्टी जब पावर में आएगी तो किसानों को खाद, बिजली, पानी मुफ्त देगी और लागत के अनुसार एमएसपी की गारंटी तय करेगी और हर किसान को, चाहे वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, मझोला किसान है, हर किसान परिवार, पति पत्नी को 10,000 रुपये महीने की गारंटी करती है। वो चाहे अपने खेत में काम करे या दूसरे के खेत में काम करे, महीने का 10,000, पति पत्नी 20,000 की गारंटी करती है हमारी पार्टी। इसी प्रकार से जो औद्योगिक मजदूर हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, दुकानों में काम करने वाले मजदूर हैं, ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारी पार्टी ने एक ऐसी योजना बनाई है जो देश और दुनिया में पहला होगा, जो सबकी नौकरी सरकारी A to Z, 3 बरस में बेरोजगारी खत्म। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो गांव का एरिया है, बहुत लोग पलायन करके शहर की तरफ आते हैं क्योंकि रोजगार का व्यवस्था असमान किया गया है। जितने महानगर हैं उसमें जाम लगता है। उसका निवारण करने के लिए हमारी पार्टी ने योजना बनाया है कि गांव के हर आदमी के गांव के 10 किलोमीटर के एरिया में उसके योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। देश के अंदर हर आदमी के जो बच्चे हैं, जो आज योग्यता रखते हुए, हुनर रखते हुए, हौसला रखते हुए पैसे के बगैर पढ़ नहीं पाते हैं। एक टाइम था कि समाज में, देश में कमजोर लोगों को दबाया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। काफी संघर्षों के बाद, देश आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद अभी भी कुछ प्रताड़ित हैं, लेकिन अभी भी पैसा के आधार पर जब शिक्षा हो गया है तो जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा। तो पहले वाली स्थिति, पहले लोगों के विचार से प्रताड़ित होता था, आज पैसे के आधार पर भेदभाव पैदा हो गया है और पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमारी पार्टी शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की पूरी होगी जिम्मेदारी, एक पैसा किसी का नहीं लगेगा शिक्षा पे, पूरी सरकार शिक्षा देगी। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? मैं जरा इसको बहुत फिर सवाल कर लीजिएगा। इसी तरह स्वास्थ्य के मामले में आज ऐसा स्थिति हो गया है कि डॉक्टर को पहले भगवान का रूप माना जाता था और भगवान था भी, लेकिन आज हालात, इस सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि डॉक्टर की मजबूरी हो गई है कि बड़े बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल खोल लेते हैं डिग्री लेकर के। अब वो कर्जा लेके खोलते हैं कि किसी के बैंक से सपोर्ट से करते हैं, लेकिन उसका खर्चा पूरा करने के लिए अनाप शनाप टेस्ट, गलत हिसाब किताब, अखबार में, न्यूज में, मीडिया में आता है, लीवर किडनी बेच देते हैं। तो आज डॉक्टर भगवान का रूप नहीं, हैवान का रूप ले लिया है, उसकी मजबूरी भी बन गई है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हालात ऐसा पैदा हो गया है कि लोग अपने खर्चे को पूरा करने के लिए गलत काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारी पार्टी की सरकार जब आएगी पावर में तो सबको एक जैसा व्यवस्था करेगी, इलाज चाहे जहां भी हो, जैसा भी हो, पूरा खर्चा सरकार देगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गरीब अमीर का नाम नहीं होगा। ऐसा हमारी पार्टी ने नीति बनाया है। इसी आधार पे मैं चाहूंगा कि ये हमारा पार्टी का घोषणा पत्र कार्यक्रम में 20 पॉइंट है जो लोगों के जरूरतों से जुड़ा हुआ है। हम आपसे आग्रह करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, मीडिया के साथियों के लिए कहना चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र है
वो आपके प्रस्तुत किया गया है और उसको अध्ययन करके आपसे आग्रह है कि आप कवरिंग करेंगे। आप ही हैं देश का आंख और दिमाग। आज जो दिखता है वही बिकता है और जहां पैसा है वहीं एडवर्टाइजमेंट है। हम सुनते थे मीडिया, प्रेस, अखबार एडवर्टाइजमेंट से खर्चे निकालते हैं, लेकिन आज ऐसा खबर चल रहा है कि और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो पैसा खर्चा कर रहा है उसी का दिखाई दे रहा है और जिसको जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। किसके पैसे से कर रहा है? तकरीबन सभी सरकारें कम या बेश अपना प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट दिन भर 24 घंटे चला रही है। कहां से वो खर्चा आ रहा है? आखिर देश का जनता के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में आप लगा रहे हैं, जमीन पर दिखता नहीं है जो आप प्रचार कर रहे हैं। तो मीडिया के साथियों से हम आग्रह करेंगे कि आज जो हो रहा है, अगर मीडिया जिसको माना गया है चौथा स्तंभ है, अगर मीडिया इस प्रकार से काम करेगा तो आने वाले टाइम में जब देश का भविष्य बिगड़ेगा तो जिम्मेदार मीडिया ही होगा। अगर निष्पक्ष मीडिया, देखिए हमारी बात सच्ची है, कड़वी लग सकती है, उसके लिए क्षमा, लेकिन आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि सच दिखाइए और ज्यादा दिखाइए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज है, हमने चुनाव आयोग को एक पत्र दिया 7 नवंबर को, एक पत्र दिया 8 मार्च को, एक पत्र दिया 11 मार्च 2024 को, और इन तीनों पत्रों में चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि जो हमारा देश का संविधान है, लोकतंत्र है, हमारा जो चुनाव का प्रचार तंत्र है, जो पैसे पर उतारू हो गया है, तो हमारे देश का संविधान में जो समानता का अधिकार है, ये पैसा उस समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए जो लोकसभा चुनाव के लिए 90 लाख खर्चा करने का उम्मीदवारों का जो प्रावधान है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग से मांग किया है कि वो खर्चा करने का जो प्रावधान है उम्मीदवारों की तरफ से, उसको समाप्त किया जाए और एक नया नियम बनाया जाए जिसमें कंडीशन होना चाहिए कि जो भी उम्मीदवारी का फॉर्म भरेगा उसके साथ ये कंडीशन हो कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो उन्होंने वायदा किया है, अगर वो पूरा नहीं किया तो उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए, ताकि ये जो राजनीति को, चुनाव को बिजनेस व्यवसाय बना लिए हैं, देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है और ये हमारे संविधान का समानता का उल्लंघन कर रहा है। और ये राजनीति में जो पैसे का रोल आ गया है, समाज में बहुत तरह का विकृति पैदा हो जाता है। वो पैसा जो चुनाव के रूप में चलता है, प्रचार के रूप में, वो पैसा गलत आचरण पैदा करता है। वो हमारे जो लेटर दिया है चुनाव आयोग को, आप लोगों के पास गया होगा, उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। मैं आग्रह करूंगा उसका अनुसरण आप लोग करेंगे। इसके अलावा हमने ये मांग किया है कि नया नियम जिसमें बनाया जाए, उसमें जो पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह है, ये भी भेदभाव पैदा करता है। जो पुरानी पार्टियां हैं, उनका चुनाव चिन्ह जिनको मिला हुआ है, वो लगातार चलता रहता है प्रचार, लेकिन जो नए आते हैं, अच्छा समाज सेवी है, ईमानदार है, निर्दलीय है या छोटी पार्टी रजिस्टर्ड है, जिसको सिंबल नहीं मिला है, चुनाव से 15 दिन पहले मिलता है। अब वो 15 दिन में अपना सिंबल किसको किसको बताएगा, लोगों को पता नहीं लगता है। इसलिए ये जो चुनाव का सिंबल है, ये पहला प्रावधान है, उसको समाप्त किया जाए। ये बेशक राजनीतिक दल अपने लोगों को चलाए, पर चुनाव चिन्ह के रूप में ना चलाए। जैसे हमारी पार्टी मांग करती है कि हमारी पार्टी का लोगो स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों का जो पहचान है, ये हमारा पार्टी का विचारधारात्मक स्वरूप है, ये हमारा लोगो होगा। इसी प्रकार से 1-2 उदाहरण दे देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों का, खास करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो लोगो है वो हंसिया हथौड़ा है, लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव चिन्ह पर उसको स्टार लग जाता है। तो ये फर्क हो जाता है कि चुनाव के लिए हंसिया हथौड़ा स्टार है
और उनके पार्टी का लोगो हंसिया हथौड़ा है। लेकिन जो और पार्टियां हैं उनका चुनाव चिन्ह और पार्टी का लोगो वो चुनाव चिन्ह ही चलता रहता है। इसलिए ये भी चुनाव के टाइम पर भेदभाव पैदा करता है, एक जैसा नहीं दिखता है। इसलिए प्रावधान बनना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों का लोगो हो, आप अपने झंडे पर लोगो लगाइए, उस झंडे को लेकर के आप संघर्ष कीजिए, देश को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को सुविधा दिलाने के लिए आंदोलन कीजिए, पर उसका इस्तेमाल चुनाव में मत कीजिए। इसलिए हमने मांग किया चुनाव आयोग से कि जब चुनाव का घोषणा हो तो सरकार भंग होना चाहिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का चुनाव से दूर होना चाहिए और पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट प्रचार में नहीं होना चाहिए। हर उम्मीदवार को चुनाव आयोग अलग फंड बना करके 2 गाड़ी, 2 सुरक्षा गार्ड और 5 उनके नाते रिश्तेदार समर्थक कैलाउ करना चाहिए और 2 महीने का प्रचार का टाइम देना चाहिए, ताकि घर घर जाकर के उम्मीदवार बता सके, चुनाव में वोट मांग सके, अपनी घोषणा पत्र को बना सके और हर क्षेत्र में चुनाव आयोग की तरफ से साझा मंच बनना चाहिए और उस साझा मंच पर हर उम्मीदवार को, पार्टियों का रोल नहीं होना चाहिए, हर उम्मीदवार को बराबर बराबर टाइम होना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। इसलिए हम आप सभी मीडिया भाइयों के सामने आपके चैनल के द्वारा देश को, सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को, अनुजों का आशीर्वाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम कह रहे हैं उस बात पे देश के लोग मनन करें कि आखिर जो चलता आ रहा वो ठीक है, आखिर जो नया बनाने की अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी मांग कर रही है वो ठीक है। ये देश तय करेगा, लोकतंत्र में तो जनता ही तय करती है, पर जनता अगर ऐसी हो, देखिए मैं कड़वा बोलूंगा, देश के लोग भाई बहन सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, सच कड़वा होता है, किसी नेता में हिम्मत नहीं है सच बोलने के लिए, सब वोट बनाने के लिए, जिसके यहाँ जाता है उसको खुश कर देता है, चोर को चोर कहता नहीं है। हिम्मत नहीं किसी पार्टी के नेता में जो चोर को चोर कह दे। हमारे देश का पुलिस तंत्र ऐसा है, सब लोग जानते हैं पुलिस क्या करती है, पुलिस किस बात के लिए नियुक्त की जाती है, वो काम क्या कर रही है। हमारे देश का माननीय साहब की हिम्मत नहीं है कि पुलिस के खिलाफ बोल दे, हमारे देश के माननीय साहब के हिम्मत नहीं है कि अदालतें जो गलत फैसला देती हैं उसके खिलाफ बोल दें। इसलिए माननीय महोदय से मैं आग्रह करूंगा, दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, आप सबसे ज्यादा ईमानदार, दमदार देश की जनता आपको मान रही है, वो किस रूप में समझ रही है, किस रूप में मान रही है, आप उसके भरोसे पे खरा नहीं उतर रहे हैं। आप तो बस गदगद कर देते हैं अपने भाषणों से, भावनात्मक खेल खेलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, लोगों का भला करना चाहते हो तो गदगद मत करो, सच बोलो और जो बोलो वो करो। हम पैसे वाले नहीं हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हम मेहनत का आवाम ईमानदार हैं, 56 के मुकाबले 36 वाले हैं। चुनाव आयोग से नया नियम बनवाने वाले हैं और जनप्रतिनिधि जीत के जाए, वादा पूरा ना करे तो उसकी संपत्ति जब्त करवाने वाले हैं। ये हमारी पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के लोग इस पर विचार करें। हम कहना चाहते हैं, बहुत तरह की बातें हैं कि लोग बोलने की आज हिम्मत नहीं कर रहे हैं, जो बोलता है उसी के पीछे ईडी सीडी भेज दिया जाता है और वो सही है कि गलत है। अब सवाल ये है कि हमारे देश का बड़े विडंबना है, 1971-72 तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता था, आजादी का आंदोलन में लड़ा था, ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहा था। एक ऐसा दौर आया 1972 के बाद
कि तानाशाही प्रवृत्ति पैदा हुई। उस आंदोलन देश ने उसको धाराशाही किया और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा दिन देखने को आया कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ने लग गए। जबकि आजादी का आंदोलन कहता है अनेकता में एकता, हमारा भारत का संविधान, हम भारत के लोग, हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, हम भारत के लोग में आपको जात धर्म दिखता है, आपको छोटा बड़ा दिखता है, आपको क्षेत्रवाद दिखता है? नहीं दिखता है। हमारे देश के संविधान का प्रस्तावना संविधान का आत्मा कही जाती है। और ये जितने लोग हैं, हमने दिखावटी नहीं लगाया है, इनके विचारों को पढ़ा है, समझा है। ये सब विभिन्न विचार के थे, ये सब विभिन्न क्षेत्र के थे, विभिन्न धर्मों के थे, विभिन्न जातियों के थे, लेकिन सबका मकसद था आजादी। इन सबों को आजादी का लक्ष्य ने एक कर दिया था। और आज बड़े दुख का बात है, वल्लभ भाई पटेल जो सबसे पहली सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने उन पर रोक लगा दिया था। वे महात्मा गांधी के हत्या के बाद बैन लगा दिया था। आज वोट बैंक बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए उनको लड़ाया जाता आपस में। ये बड़ा होता तो वो बड़ा होता, तो ये कर देता तो वो कर देता। मेरे पिताजी तो आजादी के आंदोलन में घोड़े पे लदनी करते थे। उनका आजादी के आंदोलन में कितना रोल था, नहीं था, इनके मुकाबले में तो मेरे पिताजी नहीं थे। कहीं भी मेरे पिताजी का गिनती नहीं था। वो तो परिवार पालने के लिए, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, तो घोड़ा खच्चर पे माल यहां से ले जाकर उधर बेचते थे। वो साधन था घोड़ा खच्चर, माल यहां से ले जाने का, उधर ले जाने का। मैं आज कहूं इसने देश को बेच दिया, मेरी औकात, जब मेरे पिताजी आजादी के आंदोलन में कुछ नहीं किया, कोई गिनती नहीं थी, और मैं दूसरे के पिताजी को उंगली दिखाता हूं। क्या यही इंसानियत है? यही मानवता का चरित्र है? यही महामहिम का रूप है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास गवाह है, सच्चा होना चाहिए। ये जितने हैं सब आदरणीय है, पूजनीय है, सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी है। जब हिंदुस्तान की पहली सरकार बनी, वोट से नहीं बनी, सहमति से बनी। अलग विचार होने के बावजूद सब ने सहमति बना करके सरकार बनाया। और सरकार बना, मतभेद जरूर था, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे थे जो राष्ट्रपिता कहलाए। वो सभी के नवज को जानते थे और सभी के काबिलियत को जानते थे। उन्होंने उस हिसाब से पद का निर्धारण किया, और उस पद को जो लोग उस टाइम आए, ईमानदारी से लागू किया। हमारे देश के अंदर सुनते हैं, पहले हमारा देश सोने का चिड़िया था, अंग्रेज ले गए, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थान लगे, नेहरू प्रधानमंत्री अमेरिका के पास गए थे। अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया था, कहा था कि हमसे माल ले जाओ खरीद के, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय के हमारे राजनेताओं ने एक सपना देखा था कि हम अपने देश को दोबारा सोने के चिड़िया बनाएंगे, संस्थान लगाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। राशिया के मदद से हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थान लगे, वो सरकारी संस्थान लगे। जिन लोगों ने सरकारी संस्थान लगाया, आज सरकारी संस्थान बेचने वाला उनको भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा? हमारे देश की 90% जनता को पंगु बना दिया गया है। ऐसा पंगु बना दिया गया है, बेरोजगार बना दिया गया है। इलाज के नाम पर दवाइयां महंगी कर दी गई है। और बड़े शर्म की बात है, आज जो जेनेरिक दवाइयां बिक रही हैं, आप में से कोई खा के देखो वो काम कर रही हैं क्या? वो जेनेरिक दवाइयां काम नहीं कर रही है भाई। बीमार आदमी खा के देखना, अगर किसी दवाई से आप ठीक हो रहे हो तो वो जेनेरिक दवाइयां 1 महीना खा के देखो, आपकी बीमारी दोबारा आ जाएगी। हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उसको बोलते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया।
तो वो लोगों को ठगने के लिए इस प्रकार का किया गया है। जो आदमी अरबों रुपया अपने घूमने पर खर्चा कर दिया, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने चला है। वो अरबों रुपया कहां से आया है? जो आदमी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचा रहा है, वो कितना टैक्स देते हैं? वो 13% टैक्स देते हैं। ये जो मेहनत का आवाम है, वो 53% टैक्स देती है। किसके पैसे से देश चल रहा है? जो आज मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। ये तमाम बातें हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, भाई बहनों को बताना चाहते हैं। टाइम कम है, इसलिए हमारे पास मटेरियल बहुत है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र, हमारी पार्टी का कार्यक्रम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ईमानदारी से मनन करना चाहिए। कथनी और करनी में क्या अंतर है? क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? अब बताइए। छोटे छोटे बच्चे, हमें कौन मजबूत करती है? दूसरा बोलता है हमें मां मजबूत करती है। तीसरा बोलता है मां हमें ये करती है। फिर मां को मजबूत कौन करता है? मां को मजबूत फलाना जी करते हैं। अरे भाई, आप मां को मजबूत करने वाले कहां से हो गए? आपके पास तो है ही नहीं। आपके पास तो है ही नहीं। शायद मां थी तो फोटो सेशन कराने जाते थे जन्मदिन पे। मां की सेवा भी नहीं की है। और आज अपना संतान नहीं है, अपना परिवार नहीं है और देश का मालिक बन रहे हैं। देश का मेरा परिवार गले फाड़ के कहते हैं। और मेरा परिवार तो मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ। वो किसकी बेटी बहन थी? जवाब है आपका परिवार है ना पूरा देश। मध्य प्रदेश में एक दलित के साथ उसके ऊपर कर दिया, भाषा समझ जाइए, तो बहनें बैठी हुई हैं, उसके ऊपर कर दिया। किसको कर दिया? आपका परिवार है ना। आपने कुछ बोला ना? मणिपुर के सवाल पे बोला ना, मध्य प्रदेश के सवाल पर बोला ना, यूपी के सवाल पे बोला, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन। अरे भाई, ड्राइव कौन कर रहा है? आप डबल इंजन है और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कोई और है, आप तो इंजन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब की बार भी 400 आप फट वो कहने दीजिए। हो सकता है कि जो उनका तंत्र काम कर रहा है वो तंत्र काम हो जाए, पर सवाल हम तो बोल रहे हैं कि देश की 90% लोग इस पर विचार करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या उससे भला हो जाएगा। 10 साल में हुआ नहीं। जितनी हमारी सरकारी संस्थान थी वो बेच दिया गया। 450 का सिलेंडर 1200 पहुंचा के 200 रुपया घटा के एहसान किया जा रहा है। बीपीएल के नाम पे आप उजाला योजना चलाते हैं। कहां से आया? 450 को आप 1100 में बेच दिए। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। 450 का माल 1100 में बेच करके, 450 का माल 1100 में बेच करके आप सारा पैसा इकट्ठा करके कुछ लोगों को आप दान दे दिए। इसी प्रकार से हर योजना में है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हमारा देश भ्रष्टाचार कहता है। देश की जनता बेशक किसी को वोट देती हो, लेकिन राजनीति को क्या समझती है? जब आप हमसे सवाल करेंगे तो मैं चाहूंगा कि राजनीति को जरा विश्लेषण कीजिएगा। राजनीति का मतलब क्या होता है, ताकि देश की जनता समझ जाए। राजनीति के मतलब देश की जनता झूठा, लफंगा, लुच्चा, चोर कहती है। नेता का मतलब जनता यही समझती है। ये अलग बात है कि वोट लिया जाता है और वोट दिया जाता है, वो कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकल में देख लिया जाता है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो सब कहते हैं भाई नेता झूठ बोलता है, नेता माल खाता है। यही है राजनीति, इसी का नाम राजनीति है, इसी का नाम नेता है। हम मीडिया के साथियों से चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से जरा बताइए राजनीति का मतलब क्या होता है, सरकार बनाने का कारण क्या होता है, सरकार का कर्तव्य क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होता है। तो